राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। बहुत अरसे बाद भाई हरि मोहन जी आज फिर से पधारे हैं चैनल पे। सर बैंड बाजा बजवा के स्वागत किया जाए आज तो आपका। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हुजूर हुजूर श्री राहुल गांधी जी सल्लल्लाहु वसल्लम, जिनके खिलाफ कुछ भी बोलना ब्लास्फेमी है, ईश निंदा। और कांग्रेसियों के हुजूर, कांग्रेसियों के पैगंबर राहुल जी साहब के खिलाफ 272 लोगों ने चिट्ठी लिख दी। सर ये तो हुजूर के खिलाफ गुस्ताखी है, ब्लास्फेमी होगी सर। 6 इंच छोटा कर देना चाहिए। कम से कम कांग्रेसी तो यही कर रहे हैं। उन 272 लोगों के का कैरेक्टर सर्टिफिकेट कल से जारी कर रहे हैं लगातार। मतलब राहुल गांधी पे सवाल उठाना ब्लास्फेमी है। क्या कहेंगे सर? जब एक पर्टिकुलर पर्सन 95 बार हारने के बाद भी, लगातार हारने के बाद भी सेंचुरी की तरफ एक इंसान बढ़ रहा हो, और उसके बाद भी एक तो उसे खुद समझ में नहीं आ रहा भाई मैं हार क्यों रहा हूं, इसीलिए वो सारी बंदरकूद की हरकतें कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो उसके जो फॉलोअर्स हैं वो निराश है। सबसे पहली बात तो हमें यह समझना होगा कि अल्टीमेटली कांग्रेस के फॉलोअर्स हैं कौन आज के दिन। आज के दिन कांग्रेस का जो सबसे मजबूत फॉलोअर है, एक एक वो सेक्शन है जिसके बाप दादाओं ने कांग्रेस से कमाया, कांग्रेस ने उनको बहुत फायदा दिया, लाभ पहुंचाया, या कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स थे, मेनली इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जीवन में कभी कभार, जीवन में एक आधी बार उनके घर पहुंच गए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो ऐसे ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं जिनको कांग्रेस से ना कुछ दिया, बस एक बार उनको पुचकारा है और वो कांग्रेस के फॉलोवर्स बन गए। जैसे मेरी एक परनानी होती थी। मेरी परनानी आज से लगभग 20 साल पहले जब एक्सपायर हुई, मरने से पहले तक उन्होंने मरते दम तक कभी भी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। मेरी नाना की पूरी फैमिली बीजेपी को वोट करने लग गई थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी देशव्यापी यात्रा पर निकली थी, तो उस देशव्यापी यात्रा के समय पर इंदिरा गांधी एक बार हमारे नाना के गांव आई और मेरी नानी से, वो परनानी से गले लग के कहती है कि बहन जी मेरी क्या गलती थी ये बताओ। अब मेरी अनपढ़ परनानी जो है उन्हें ये तो पता नहीं था कि राजनीति क्या है, कुछ भी है, बस वो इतना जानती थी प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगा लिया और वो मरते दम तक वोट करेंगी। एक तो वो सेक्शन है, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो गए। एक सेक्शन वो है जो कि इस समय पर भारत के ऊपर अपना एक परचम लहराना चाहते हैं, मजहबी। प्रॉब्लम ये है वो इतनी संख्या में तो है कि वो सरकार और सत्ताओं को इधर से उधर कर पा रहे हैं, लेकिन इतनी संख्या में नहीं है कि वो जैसे यूरोप जीत लिया या यूरोप के ऊपर उनका कब्जा हो गया वैसा कुछ कब्जा कर पाए। ऐसे में उन्हें एक पार्टी की जरूरत है, एक ऐसी पार्टी विजन जिसके पास ना हो, वोट की भूखी हो, और वो बस उनके सामने कटोरा लेके वोट मांगने पहुंच जाए। मजहबी या इस्लामिक वोटर या मुस्लिम वोटर है। कांग्रेस का आज के दिन एक बड़ा और कोर वोटर ये बन चुका है, और बहुत मजबूती के साथ बन चुका है, क्योंकि मोदी को 400 पार के नारे से रोककर 240 पे अटकाने का जो एक क्रेडिट है मुस्लिम कम्युनिटी, वो राहुल गांधी को देती है। और ये चीज हम देखते हैं। प्रॉब्लम ये है इन लोगों को राहुल गांधी पर भरोसा है कि ये जीतेगा, लेकिन कब जीतेगा ये नहीं पता। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे क्रिकेट के वर्ल्ड कप में पटाखे फोड़ने का एक ऐड आया था पाकिस्तानियों की तरफ से कि हम ये पटाखे कब फोड़ेंगे, कि भाई अब मौका है, मौका, और अब फोड़ेंगे। वही चीज यहां पर है। हर इलेक्शन आने से पहले ये शोर मचाते हैं मौका 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 मौका। अब प्रॉब्लम ये है 2004 की जीत का जो जोश है वो याद है ना, वो सुप्रिया श्रीनेत ऐसे ऐसे करते हुए आई थी। 99 के ऊपर भी उन्होंने अपने आप को सरकार बनाने वाली विक्ट्री की जो फीलिंग थी वो दी थी। 100 पूरे नहीं हुए थे,
99 पे जो आउट हो गया था, 1/3 सीटें लेके, 1/3 को 1/4 100 545 में से 99 सीटें आई है, यानी जहां तक मुझे है 16 या 17% सीटें लेके आने के बाद भी पूरे देश में से जो सेलिब्रेट किया गया उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं कि किस लेवल पर सेलिब्रेट किया गया। प्रॉब्लम ये है 2024 में जो आस बनी थी वो आस इन कांग्रेसियों की टूट चुकी है। जो उम्मीद बंधी थी, सबसे पहले तो मैंने और आपने बहुत अच्छे से जलेबी फैक्ट्री के ऊपर आरजू के साथ डिस्कस किया, और बाबा जी आपने जो रोस्टिंग करी थी याद कीजिए, वहां से लोगों को भरोसा नहीं हुआ था कि राहुल गांधी ऐसा कुछ कर सकता है। राहुल के सपोर्टर्स को महाराष्ट्र के अंदर जो धुनाई हुई उसको कैसे कांग्रेस ने पचाया वो तो हम जान नहीं सकते, वो कैसे पचा गए। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ रहा है। राहुल गांधी का खुद का, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाने का सपना देखने वाले उनका, और राहुल के प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जो लोग इंतजार कर रहे हैं उन सबका। राहुल गांधी अपने फ्रस्ट्रेशन के लेवल पर इस तरीके से पहुंच चुके हैं कि अभी तक वो संविधान खतरे में है जैसे नारे जो लगा रहे थे, जब पता लगा जनता ने ये मान लिया कि भाई कोई संविधान खतरे में नहीं है, यही पागल है। और संविधान खतरे में है का नारा जो है वो उस समय पर फ्लॉप हो गया जब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मोदी के राइट और लेफ्ट साइड में बैठकर ये कह रहे होते हैं कि नाउ वी आर शेयरिंग द पावर, और वो इतनी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं कि ये सपने नहीं देख पा रहा कि भाई मैं आगे कुछ कैसे बढ़ पाऊं, क्योंकि संविधान खतरे में है का नारा फ्लॉप हो गया। अच्छा, एंटी मुस्लिम होने का नारा उस टाइम फ्लॉप हो जाता है जब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों के दोनों मुस्लिम विधायक भी जिताते हैं, मुस्लिम मंत्री भी बनाते हैं और सब चीजें। अब पुराने वाले सारे मुद्दे फेल। अब उसके बाद हिंदू हिंसक वाला नारा हरियाणा के अंदर जाके फेल हो गया, और हिंदू हिंसक ने इतना बैकफायर किया कि महाराष्ट्र में इनकी हालत खराब हो गई। जिस महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा में इन्होंने परचम फहराया था, राज्यसभा के अंदर उनकी वो दुर्गति हुई कि ऐतिहासिक हार हुई। अब दिल्ली के अंदर के, और रही सही कसर, दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल ने लपेट लपेट के मारा है, दिल्ली में कांग्रेस की जगह केजरीवाल तो हारा, लेकिन केजरीवाल हारा लेकिन कांग्रेस के सपने टूट गए। यार हम वहां पर कोई खाता तो खोलते, इस बार भी खाता नहीं खोला। आप सोचकर देखिए कि 10 साल लगातार जो पावर में रही सरकार, जो केंद्र में 15 साल जिसकी सीएम रही, वो पिछले 3 इलेक्शन में लगातार अपना खाता तक नहीं खोल पा रही, तो उसमें क्या पता लगेगा। वो जो दिल्ली था ना बाबा जी, वो दिल्ली इनके लिए एक फ्रस्ट्रेशन पॉइंट था, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, कीप इट अप। एक होता है ना, जैसे मैं टीचर रहा हूं तो हम बहुत से निकम्मे स्टूडेंट्स को भी यूं कहते हैं, भाई तो कैसे भी करके पास हो जा, शाबाश, कीप इट अप। वो गलत से गलत भी करता ना तो भी मैं उसको कहता, भाई देख तूने 2 लाइनें ठीक लिखी, इसलिए भी शाबाशी। वही हाल इस इनकम्पिटेंट बंदे के साथ कांग्रेसियों का होगा। वो रोज कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ करें। अब इस बार वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जो लगा रहे थे, और बड़े बड़े हाइड्रोजन बम और एटम बम पता नहीं कौन कौन से फोड़े, और उसके बाद उन्होंने क्या नाम है एसआईआर के खिलाफ भी मुद्दा उठाया। अब ऐसी सिचुएशन में कई बार क्या होता है बाबा जी, कुछ लोग किस्मत लिखवा के आए। एक की अल्ट्रा लेवल पॉजिटिव किस्मत है और दूसरे की अल्ट्रा लेवल नेगेटिव किस्मत है। पॉजिटिव किस्मत किसकी है? तो बाबा जी पॉजिटिव किस्मत मोदी की है। मोदी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि कुछ भी कदम उठाता है वो देश हित में नजर आता है। जैसे नोटबंदी का अगर मुद्दा था तो उस नोटबंदी के मुद्दे में आम जनता से हम लोग जब पूछते थे कि भाई तुम्हारा कितना नुकसान हुआ, तो कहता है मेरे घर में 2000 और 500 के नोट थोड़ा, 100 के नोट है, मेरा खर्चा तो बढ़िया चल रहा है, पहले भी 100 रुपए में चल रहा था, अभी भी 100 रुपए में चल रहा है। इस बार लात मारी है इन धन्ना सेठों को, मोदी हमारा भाई है। ये सब्जी बेचने वाला, रेडी पे काम करने वाला, रेडी बेचने लगाने वाला, खोमचे लगाने वाले, ये आम आदमी कह रहा था। अब आप सोचिए इस नोटबंदी को कांग्रेस ने कितनी मेहनत करी थी ये बताने के लिए कि ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्कैम है, और आज इसी नोटबंदी के नाम पर ये कह रहे हैं भाई ये बर्बाद है। मतलब उसी नोटबंदी को आम आदमी कह रहा था कि भाई ये तो बड़े आदमियों की तरफ सपोर्ट किया गया है। अब बाबा जी इसका दूसरा पार्ट देखिए। इस बार एसआईआर के मामले में राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहा है कि बीजेपी ऑफिशियली एसआईआर लाके ऑफिशियली वोट चोरी कर रही है,
और 69 लाख लोगों के वोट खत्म कर दिए, भगा दिए और पता नहीं क्या क्या कर दिया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि, और ये चीज किसी को भी समझ में नहीं आ रही कि इन लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा। कई बार होता है ना कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी सिंपल सी बात तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही। वो राहुल गांधी के लोगों, राहुल गांधी के साथ है कि इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा असलियत में कि भाई यहां पर 70 लाख लोगों के वोट काट दिए मोदी ने। हालांकि काटे इलेक्शन कमीशन ने और रेगुलर प्रोसेस का काम है, लेकिन मोदी ने 70 लाख वोट काट के कोई विद्रोह नहीं हुआ। और 70 लाख वोट काटने के बाद मोदी फिर जीत गया, लोगों ने किया। इन्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि जो 70 लाख वोट काटे हैं, इन 70 लाख वोटों का पॉजिटिव इंपैक्ट मोदी के फेवर में गया है, नीतीश कुमार के फेवर में गया है। और मोदी को इतना फायदा मिले ना मिले, नीतीश कुमार को इसका फायदा ज्यादा मिला है कि बिहार के लोगों ने ये मान लिया कि हमारे देश में जो बांग्लादेशी, बिहार में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, पहली बार खुलकर उन पर कार्रवाई की गई। हालांकि एसआईआर के अंदर ओपनली कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि हम लोग बांग्लादेशियों को भगा रहे हैं, लेकिन बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जिस तरीके से एक नैरेटिव एस्टेब्लिश हुआ है, अपने आप ही नैरेटिव, ऑर्गेनाइज तो नहीं कहूंगा, अपने आप एक नैरेटिव लोगों के दिमाग में गया। इवन शुरू में मेरे दिमाग में भी गया, और अभी भी मुझे लगता है कि एसआईआर का सबसे बड़ा असर बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर है। लगता है, डिक्लेयर्ड कहीं नहीं है, एक नॉर्मल जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है। इस चीज ने लोगों के दिमाग में एक और भरोसा जमा दिया कि भाई ये मोदी देश के लिए काम कर रहा है, और जिन बांग्लादेशियों को इन कांग्रेसियों ने बसाया, उन बांग्लादेशियों को मोदी भगा रहा है। अब बाबा जी एक छोटी सी बात सोच कर देखिए, बांग्लादेशी के मुद्दे के ऊपर बीजेपी के फेवर में मामला चला गया, अब बंगाल के अंदर चले जाते हैं, तो बंगाल के अंदर एसआईआर में ममता बनर्जी हालत खराब में। प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये लोग बाल ऐसे नोच रहे हैं कि हमने वोट चोर गद्दी छोड़ दिया। अच्छा, अभी मैं एक एग्जांपल और दूं, जयपुर में कांग्रेस के अभिमन्यु पुनिया एक लीडर है, उसने वोट चोर गद्दी छोड़ नाम का एक नैरेटिव चलाने के लिए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश करी। बाबा जी उस मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए सचिन पायलट की फोटो लगा ली। सचिन पायलट वो बंदा जो अगर वैसे ही कहीं गाड़ी लेके पहुंच जाए तो 5-10 हजार बंदा वैसे इकट्ठा हो जाता है। बाबा जी आप मानेंगे 250 बंदा इकट्ठा नहीं हुआ कांग्रेस की उस रैली में जिसमें कहते थे वोट चोर गद्दी छोड़। अब मैं सुन रहा था न्यूज बाइट, उसके अंदर उस न्यूज बाइट के अंदर कहा जा रहा था, लोग पता क्या कह रहे थे, वो जो वैसे पब्लिक रिएक्शंस लेते हैं कि भाई साहब ये वोट चोर गद्दी छोड़ के मामले में कांग्रेस ने आज रैली बुलाई, उसमें लोग नहीं आए। कहता यार वोट चोरी हो कह रहा है ये तो बता दो। यहां तक कि मुसलमान तक कह रहा है कि यार हमारा तो वोट है, कहां चोरी हुआ है, हम तो चित्रों को जानते, सबके वोट है, किसी का नहीं कटा। शब्द है ये, मुस्लिम्स के शब्द है, मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा। इवन जो कांग्रेस सपोर्टर्स है उनके शब्द है। यही कारण है 250 लोग जो फोटो खिंचवाने पहुंचने वाले थे वो तो पहुंच के, बाकी पहुंच नहीं रहा। अब ऐसे में कई बार कहते ना, वो एक धूल चेहरे पे थी आईना साफ करते रहे। बहुत से लोगों के चेहरे पे इतनी धूल होती है कि वो आईना साफ करना तो छोड़िए, आईने के ऊपर गुस्सा करके उसे तोड़ देते हैं। राहुल गांधी अपनी फ्रस्ट्रेशन के उस लेवल पर पहुंच चुका है जिसमें अगर कोई भी उनको किसी भी तरीके का कोई आईना दिखाएगा, कोई किसी तरीके का कोई आईना दिखाएगा, तो राहुल गांधी तो जवाब दे नहीं रहे, बीजेपी का मीडिया बता देते हैं, बीजेपी का रिपोर्टर बता देते हैं, सब चीजें। अब आम बंदा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। आम बंदा जो राहुल गांधी के संघर्ष के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ने की कोशिश कर रहा था, वो आम बंदा जो जो उसका सपोर्टर है वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है। वो ये कह रहा है कि तुम राहुल गांधी इसलिए हार रहा है क्योंकि तुम राहुल गांधी के अपोज कर रहे हो। मतलब लोकतंत्र की जो भावना है उसमें कि क्योंकि तुम राहुल गांधी का अपोज कर रहे हो इसलिए तुम राहुल गांधी की आवाज को दबा रहे हो, और राहुल गांधी की आवाज को दबाना लोकतंत्र के विरोध में है। और क्योंकि तुम लोकतंत्र का गला दबा रहे हो इसलिए तुम देशद्रोही हो या लोकतंत्र के हत्यारे हो, पता नहीं क्या। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इन्हें लकीरों के अंदर सांप नजर आ रहे हैं।
कभी किसी लकीर को पीटते हैं, कभी किसी लकीर को, कभी किसी लकीर को, ना कोई सांप ना कोई कुछ, हवाबाजी सब फेल। और अब फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना है कि इलेक्शन कमीशन से लड़ लिए, सुप्रीम कोर्ट से लड़ लिए, मोदी से लड़ लिए, आरएसएस को गाली बक ली, वो लोकतंत्र खतरे में बता लिया, रिजर्वेशन खतरे में बता लिया, हर चीज बता ली, लेकिन यार ये हार नहीं रहा तो ऑब्वियस सी बात है फ्रस्ट्रेशन है। अब फ्रस्ट्रेशन के अंदर अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी अपने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमला करवा, हमारे इंस्टीट्यूशंस पे हमला होगा, तो कोई ना कोई तो बचाने आएगा। तो जो 272 प्रबुद्ध लोग आए और उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि देखो यार, मान जाओ, तुम देश के जो इंस्टीट्यूशंस है उनको मत खराब करो। तो अब सोच, और मैं इसमें एक चीज कह रहा हूं कि इसमें ज्यादातर आर्मी ऑफिसर्स थे, बहुत ज्यादा नंबर में आर्मी ऑफिसर्स थे। वो आर्मी ऑफिसर्स जो थे, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर्स थे, बहुत लंबी एक लिस्ट है उसमें। तो अब आप सोच कर देखिए कि उन आर्मी ऑफिसर्स तक के अब काले चिट्ठे निकाल के झूठ सच बकाने की फैक्ट्री शुरू हो गई है, और उनके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की। तो मैं यही तो कह रहा हूं, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि असलियत में अगर आपने राहुल गांधी को गलती से आईना दिखाया तो वो लोकतंत्र की हत्या मान लिया जाएगा, क्योंकि आपका मतलब तो आईना दिखाने का मतलब उसे सच्चाई बताना है। वो सच्चाई सुनना नहीं चाहते, और वो ये कह रहे हैं तुम सच मत बोलो, तुम सिर्फ हमें वोट दो, और तुम हमें वोट देने के लिए बने हो, इससे ज्यादा नहीं। जी बाबा जी। हरिमोहन भाई, जरा एक कल्पना कीजिए, जब अटल जी और आडवाणी जी विपक्ष में थे या बीजेपी के सबसे बड़े नेता थे, तो उनके सामने कौन खड़ा होता था? लालू, मुलायम, देवीलाल, प्रकाश सिंह बादल, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद, इंदिरा गांधी, शरद पवार, बाला साहब ठाकरे, इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता जो वाकई जननेता थे। आज मोदी के सामने कौन खड़ा है? दूध पीते बच्चे सर, पिग्मीज, बोनसाई, बोनसाई नेता, जो सिर्फ इसलिए नेता है कि उनके बाप की एक विरासत है, जो कि उन्हें, भाई भजनलाल का बेटा, चौटाला के बेटे पोते, कहां देवीलाल और कहां ये चौटाला और दिग्विजय और वो दुष्यंत। आप देखिए, तो मोदी के लिए तो ये बड़ी अच्छी सिचुएशन नहीं है। तो उसको तो बहुत अच्छा है अगर पॉजिटिव देखा जाए ना, तो सर राहुल जैसा निकम्मा, लूजर, शर्कर, जो कि 1 मिनट, जैसे आप यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, एक बच्चा है जो दिन रात एक किए हुए, दिन रात मेहनत कर रहा है, एक है जो खाली मौज ले रहा है मुखर्जी नगर में घूम के। तो ये तो मोदी के लिए तो बहुत अच्छी सिचुएशन है कि राहुल जैसा पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, अखिलेश जैसा पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। मोदी तो बड़ा भाग्यशाली है इस हिसाब से। जी बाबा जी, शंकर और कंकर में क्या फर्क है? जो जल की धार की को और हथौड़े छेनी की चोट को सह जाए वो तो शंकर बनता है, मूर्ति बनती है, और जो टूट के बिखर जाए वो कंकर बनता है। समस्या यही है, जिनके आपने अभी नाम लिए ना वो पुराने, वो सारे के सारे जमीन से उठे हुए वो शंकर थे। शंकर मीन्स, मैं एक सिंबॉलिक फॉर्म में बात कर रहा हूं, अपने अपनी विचारधारा के, अपने अपने स्टैंड के एक शंकर इस लेवल के स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज थे कि वो कभी किसी के सामने कमजोर नहीं पड़े। उन्होंने हर चीज को, मतलब हर, कम से कम वो सिद्धांतों के साथ समझौते नहीं कर पाए, उनके सिद्धांत थे, उनके लिए राजनीति एक सिद्धांत था। जैसे हम चौधरी देवीलाल को दुष्यंत चौटाला से अगर कंपेयर करें, तो चौधरी देवीलाल हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन सबसे पहले हरियाणा में चालू हुई थी, जहां तक मेरे को याद है। और वो किस लिए चालू हुई थी?
कुछ लोग चौधरी देवीलाल से मिलने पहुंचे। ओम प्रकाश चौटाला जो है वो अपना राजनीतिक करियर संभाल रहे, तो देवीलाल जी ने ओम प्रकाश चौटाला को कुछ कहा और चौटाला ने कोई वो काम नहीं किया। तो चौधरी देवीलाल जी ने कहा कि यार एक बात बताओ, मैं इस डेसिग्नेटेड पोस्ट पर होते हुए उप प्रधानमंत्री रह चुका हूं, इस लेवल की पोस्ट पर होते हुए मेरा बेटा मेरी नहीं सुन रहा, ये जो हजारों बूढ़े घूम रहे हैं इन बेचारों का क्या होगा, इनके बेटे भी तो इनके लिए सुनते होंगे। और ये किसान है, कोई पेंशन वेंशन तो है नहीं, खाली है जेब से, अब क्या करें। उन्होंने कहा यार कि जेब में कुछ तो होना चाहिए, तो शायद कुछ 150 रुपए की पेंशन होती बांध दी। बाबा जी वो 50 या 100 रुपए की वृद्धावस्था पेंशन एक विजन था, एक सम्मान था। पूरी जिंदगी जो देश की सेवा करी किसान ने, मजदूर ने, किसी ने भी, उस सम्मान को सोच पाया ना बंदा। अब सोचिए दुष्यंत चौटाला उसी पेंशन योजना के नाम पर एक बूढ़े को कहता है दादा तेरी पेंशन बढ़वाई थी कि ना। एक वीडियो वायरल हुई थी दुष्यंत चौटाला की, वो कहता है दादा तेरी पेंशन तो बढ़वाई थी ना। तो बूढ़ा बड़े प्राउडली कहता है तन्ने नहीं बनवाई, तेरे दादा ने बनवाई थी, तूने थोड़ा ना बनवाई है, तेरे दादा ने वो पेंशन बनवाई थी, उसका एहसान बंद हूं तेरा नहीं। प्रॉब्लम ये है कि जो दूसरी तीसरी या चौथी पीढ़ी जो है, ये असलियत में अपने बाप दादाओं के किए हुए काम को क्लेम कर रही है। और इन्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि पहली बात, जिस जनरेशन को आपके बाप दादाओं ने बेनिफिट्स पहुंचाए वो बूढ़ी हो चुकी है और एक नई यंग जनरेशन आ चुकी है। सोशल मीडिया के जमाने में ये यंग जनरेशन अपने आप को अपने गांव में, अपने शहर में खड़ा हुआ ना देखकर अपने आप को इस दुनिया में खड़ा हुआ देख रही है। उसे लंदन विदेश नहीं, उसे लंदन पड़ोस लगता है। जब वो ये देखता है कि किस तरीके से लंदन का इस्लामाइजेशन हो रहा है, पेरिस का इस्लामाइजेशन हो रहा है, यूरोप का इस्लामाइजेशन हो रहा है, किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर हिंदुओं के साथ अत्याचार, बांग्लादेश के अंदर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, तो उसे लगता है अगला नंबर मेरा है। और प्रॉब्लम यह है कि आज के जो पॉलिटिशियंस हैं वो उस चीज, इस इतनी सी बात को, इस यूथ के इस माइंडसेट को समझ नहीं पा रहे, और वो अभी भी इस मुगालते में है, उस गलत फहमी में है कि ये जो यूथ देख रहा है ना गलत है। पब्लिक ओपिनियन के बिहाफ पर डेमोक्रेसी चलती है, या तो उस पब्लिक ओपिनियन को आप बनाते हैं। पहले यही होता था, न्यूज़पेपर के ऊपर एक पर्टिकुलर सेक्शन का कब्जा होता था। जो न्यूज़पेपर सरकार के पक्ष में छापेगा उसको पैसे मिलेंगे, जो नहीं छापेगा उसको पैसे नहीं मिलेंगे। तो न्यूज़पेपर की मजबूरी होती थी सरकार के पक्ष में लिखना, तो यानी पूरा नैरेटिव वो होगा जो अखबारों में चलेगा। उसके बाद टीवी आया, तो टीवी चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे न्यूज चैनल्स आए, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट के हो, सरकार के पास वो नैरेटिव होता था। प्रॉब्लम यह है आज के दिन वो पब्लिक मीडिया आ चुका है, आपके मेरे जैसे बंदे अपना मोबाइल लेके सड़क के ऊपर खड़े होकर अपना ओपिनियन रख पा रहे हैं। उस नैरेटिव के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा, और इन लोगों को लगता है कि अब इन नैरेटिव के ऊपर कंट्रोल रख के ही काम किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम की वजह से ये लोग आज के दिन परेशान हैं कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। हम, तुम्हारे दादा तो ये करते थे, हमारे पापा ये करते थे, मेरी दादी ये करती थी, मेरे परनाना ये करते थे, तो सारे काम हो जाते थे। मेरी मम्मी ने किया तो काम हो गए, ये क्यों नहीं हो रहे। अरे भाई 2015 के बाद मोदी जी ने बातों बातों में इशारा करके ये कहा था कि भाई 1 रुपया चाय के कप से भी सस्ता आपके यहाँ 1 GB का डाटा है, आप खूब इस्तेमाल करो। मोदी जी असलियत में मुझे लगता है कि राहुल गांधी को हिंट दे रहे थे कि तुम्हें जो चीज समझ में नहीं आ रही वो डाटा में है, और इस डाटा ने लोगों को इतना जागरूक और सशक्त कर रखा है, उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ा रखा है कि वो अपनी रील्स बना रहे हैं। और एक तरफ वो रील्स बना के पैसे कमा रहे हैं, और दूसरी तरफ बाबा जी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रील्स का दूसरा सेक्शन क्या है। रील्स का दूसरा पार्ट ये है कि लोग दुनिया की चीजों को समझ पा रहे हैं, और आइडियाज को रखा जाता है, और इसी वजह, और इस चीज को क्योंकि ये नहीं समझ पा रहे राहुल गांधी वगैरह, इस वजह से फेल हो रहे हैं। अब वो फेल होने की फ्रस्ट्रेशन इस चीज में है कि तुमने अगर मेरे खिलाफ कुछ बोला तो अंदर का वो तानाशाह जाग गया ना, तुमने मेरे खिलाफ कुछ बोला तो अच्छा नहीं होगा। अब यूं तो कह नहीं सकते कि अच्छा नहीं होगा, तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है।
और लोकतंत्र के खतरे का डर दिखा के एक बार तो 240 पे पहुंचा दिया, लेकिन उसके बाद 3 बार 4 बार धूल भी खा ली। अब देखो आगे क्या होता है जी। तो साहब सच ये है कि राहुल गांधी की कुर्सी कांग्रेस में इस समय खतरे में है और कांग्रेस के अंदर से आवाजें उठने लगी हैं। देखिए मैं एक चीज और बताऊंगा जी। मैं एक चीज इसमें आपको ये बताना चाहूंगा बाबा जी कि मोदी जी ने एक बात और कही थी कि भाई कांग्रेस के अंदर 2 फाड़ ना हो जाए, और कर्नाटक के अंदर तो प्रक्रिया चालू हो गई, राजस्थान में जूतम पेजार चालू हो गई, और तेलंगाना के अंदर वो सुर सुनाई देने लग गए जी। तो देखते हैं सर कांग्रेस का इस ढहते हुए किले को कब तक संभाल पाते हैं राहुल गांधी। हरिमोहन भाई आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हरिमोहन भाई का चैनल ज्योतिर्मय फिर से जो है सक्रिय हो गया है, आप लोग हरिमोहन भाई को फॉलो कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।